प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी आज एक नए विषय, एक नए प्रकरण के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा जो नया प्रकरण है वह है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद के साथ साथ इस भाग में मैं आपको वर्तनी और र के विभिन्न रूप, उसके साथ अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता और आगत ध्वनियां, इस पार्ट में मैं इन प्रकरणों पर एक एक करके चर्चा करने का प्रयास करूंगा, आपको बताने का, आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो प्रिय बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण क्या है? भाषा ध्वनियों के द्वारा प्रकट होती है। ध्वनियों को लिखित प्रतीकों द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। हम छोटी सी छोटी ध्वनि तथा उसके प्रतीकों को वर्ण कहते हैं। वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। वस्तुतः वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका आगे खंड नहीं किया जा सकता है, जैसे अ, ई, प, य आदि। बच्चों, अब हम वर्ण को परिभाषित करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखें वर्ण की परिभाषा क्या है। भाषा की लिखित या मौखिक छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और खंड न हो सके वर्ण कहलाती है। उदाहरणतया दृष्टांत के लिए जैसे क, च, ट, त, प, अ, ई। अब हम देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। किसी भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हम देखते हैं मानक देवनागरी वर्णमाला को। पहले हम देखते हैं स्वर को। अब देखिए स्वर किसे कहते हैं। स्वर और व्यंजन दो चीजें होती हैं, वावेल और कॉन्सोनेंट। तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध के या बाधा के होता है। इनके उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, ये स्वतंत्र होते हैं। देवनागरी लिपि में इनकी संख्या 11 निर्धारित की गई है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर देवनागरी के मानक स्वर माने जाते हैं। स्वरों का व्यंजनों के साथ प्रयोग करते समय उनके यथा रूप का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उनकी निम्नलिखित मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे अ, आ, ई, उ। इन सब की मात्राएं हैं। एक एक करके इन सब मात्राओं को हम देखते हैं। बड़ा आ के लिए जो मात्रा लगाई जाती है, छोटी ई के लिए, बड़ी ई के लिए, ऊ के लिए, बड़े ऊ के लिए, ए के लिए, आई के लिए, ओ के लिए, औ के लिए। इन स्वरों को यथा रूप में नहीं लिखा जाता है, बल्कि उनके प्रतीक के रूप में मात्रा के चिन्हों का प्रयोग हमेशा किया जाता है। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा प्रिय बच्चों, अ की मात्रा अलग से नहीं लगाई जाती है, बल्कि यह व्यंजनों के साथ मिली रहती है। जैसे हम त बोलते हैं तो आप देखते हैं त व्यंजन है, लेकिन इसके साथ अ स्वर हमेशा मिला हुआ है। क, त, प, ट। ये जो स्वर है आ का, ये नहीं लगाया जाता, बल्कि यह व्यंजनों के साथ हमेशा मिला रहता है। अनुस्वार में देखते हैं अंग और विसर्ग में देखते हैं अ। अब हम देखते हैं व्यंजन को। स्वर को मैंने बता दिया कि इनकी संख्या 11 मानी जाती है। इन्हें मूल रूप में नहीं लिखा जाता है, बल्कि इनका प्रयोग हमेशा इनके प्रतीकों या चिन्हों के द्वारा ही किया जाता है। अब हम देखते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन क्या है? व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर हमेशा छिपा रहता। अभी जैसे मैंने आपको इसके पूर्व में बताया कि आप किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो आ उसमें लगा रहता है अंत में। देवनागरी लिपि में निम्नलिखित व्यंजनों की
संख्या को निर्धारित किया गया है। जैसे प्रथम को हम देखते हैं क वर्ग, तो इसके अंदर क, ख, ग, अंग। उसके बाद आता है च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। फिर आता है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अड़, ड, ढ। उसके बाद आता है त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग इसके बाद प, फ, ब, भ, म। इसके बाद आता है अंतस्थ, य, र, ल, व। ये अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? श, श, ह, स। आगत में कौन से व्यंजन आते हैं जो आगत व्यंजन माने जाते हैं? अ, ज, फ। इसके बाद अंतिम में आता है संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ और स्र। हिंदी के सभी वर्णों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण हो सकता है, इसलिए ये अक्षर भी कहलाते हैं। ना क्षरत इति अक्षरा, और इनका कभी विनाश नहीं होता है। व्यंजन भी स्वर की सहायता से अक्षर बन जाते हैं। उसके बाद एक और विशेष चीज पे ध्यान देने की जरूरत है बच्चों, हलंत या हल चिन्ह। व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाती है तो उसे हलंत या हल चिन्ह भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि व्यंजन में स्वर वर्ण का बिल्कुल अभाव है। जब हम किसी व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत या हल चिन्ह लगा देते हैं, एक तिरछी रेखा, जैसे आपको हम बताएं, मैंने यहाँ पे का लिखा और इसके नीचे एक तिरछी रेखा जब हम लगा देते हैं तो ये पूरी तरीके से व्यंजन हो गया, क्योंकि इसमें स्वर का अ का अभाव हो गया है। दांत, आंख, तो उस पे ये अनुनासिक का प्रतीक या चिन्ह लगता है। नाक से और मुख से, दोनों जगहों से इसका उच्चारण होता है एक साथ में। आंख, दांत, मुख। अब देखते हैं निर अनुनासिक ध्वनि किसे कहते हैं। केवल मुख से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को हम निर अनुनासिक ध्वनि या स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, उ, ई। अनुनासिकता के लिए हमेशा चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, किंतु जहां पर स्वर की मात्रा सिरा रेख का प्रयोग होता है वहां पे चंद्र बिंदु के स्थान पे केवल बिंदु का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, अब आप इसको देखें तो यहां चंद्र बिंदु नहीं लग सकता। मैं, कहीं, या है, यहां पे ये चंद्र बिंदु न लग करके केवल वो बिंदु का प्रयोग ही किया जाता है। अब देखते हैं अनुस्वार किसे कहते हैं। अनुस्वार क्या है? यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। जैसे अंगूर, अस्वर है, लेकिन ये जो अनुस्वार है स्वर के बाद आ रहा। अंग, अंगूर, अंगद, कंकड़ इत्यादि। इसके बाद देखते हैं विसर्ग किसे कहते हैं। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह एक प्रकार का व्यंजन है। विसर्ग केवल विसर्ग चिन्ह नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का व्यंजन भी है और इसका उच्चारण बिल्कुल ह के तरीके से होता है। यद्यपि हिंदी में इसका प्रयोग कम होता है, परंतु तत्सम शब्दों के प्रयोग में इसका उपयोग अभी भी बराबर होता है। जैसे मनः, दुख, अतः, स्वतः, प्रातः इत्यादि में आप देखते हैं ये जो विसर्ग लग रहा है ये बिल्कुल हा व्यंजन के तरीके से लगता है। अब हम बच्चों देखते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से हवा अबाध गति से नहीं निकलती है, वरन उनमें पूर्ण या अपूर्ण कहीं न कहीं से अवरोध होता है, व्यंजन कहलाती है। अगर हम देखें दूसरे शब्दों में, वे ध्वनियां जो बिना स्वरों की सहायता लिए उच्चारित नहीं हो सकती हैं, व्यंजन कहलाती हैं। जैसे क, अब ये क्या होगा?
क धन आ, तब ये बराबर का होगा। व्यंजन के भेद में सामान्यतः देखा जाता है कि ये व्यंजन के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं क्रमशः एक एक करके हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। स्पर्श व्यंजन, नासिक व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो एक एक करके हम देखते हैं पहले को कि स्पर्श व्यंजन क्या है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का कोई न कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग से अवश्य स्पर्श करता है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क से लेकर के म तक 25 व्यंजन ऐसे हैं जो हमारी जिह्वा के साथ साथ मुख के किसी न किसी भाग से निश्चित रूप से वो टकराते हैं। अब देखते हैं नासिक के व्यंजन किसे कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिका मार्ग से निकलती है नासिक के व्यंजन कहलाती है। जैसे दृष्टांत के लिए ड, ड़, न और म, ये सभी नासिक के व्यंजन हैं। तीसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है इसको देखते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है, छोटा हो जाता है, फिर भी वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है, उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अंतस्थ व्यंजन कहलाती है। जैसे य, र, ल, व आदि। प्रिय बच्चों, मैं इसलिए इसको गहराई में लेकर चल रहा हूं कि हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इनमें से कौन अंतस्थ व्यंजन है, कौन स्पर्श व्यंजन है, कौन नासिक व्यंजन है। इसलिए मैं इनके ऊपर एक नजर डालते हुए आगे की तरफ आपको ले चल रहा हूं। य, र, ल, व, ये 4 ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अब हम देखते हैं ऊष्म व्यंजन के बारे में। जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट जैसे होती है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श, खष्टी श, स, छोटा सा, ह, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। 4 हैं, बड़ा श, खष्टी स, छोटा स और ह। ये जो हैं 4 व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। 5वां है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं देखते हैं इसके बारे में। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की उल्टी हुई नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है उसे हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। दृष्टांत के लिए देखते हैं ड़ और ढ, 2 ऐसे व्यंजन हैं जो उत्क्षिप्त व्यंजन है। अब हम देखते हैं अंतिम इसके भेद को, व्यंजन के अंतिम भेद को, जिसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन क्या है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दृष्टांत के लिए जैसे हम देखते हैं क धन खष्टी स बराबर छ और त धन र बराबर त्र। इसमें किसी और व्यंजन की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात 2 व्यंजन मिलते हैं, तब उसे हम संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं। प्रिय बच्चों, हमारा आज का प्रकरण वर्ण विच्छेद था और मैंने इस वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ाने से पहले मैं और चीजों को आपको समझाने का प्रयत्न किया, जो कि हमने प्रायः देखा है कि परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और जिन्हें हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं या जिनके ऊपर हम विशेष ध्यान नहीं देते हैं, वो हमसे छूट जाता है या फिर वहां हमसे त्रुटि हो जाती है, वो गलत हो जाता है। अर्थात अक्षर को अलग करना ही क्या है, वर्ण विच्छेद है। इसको हम समझ लेते हैं। वर्णों या अक्षरों को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद शब्दों के किए जाते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजन के साथ लगी स्वर की मात्राओं के स्थान पर पूरा स्वर ही लिख दिया जाता है तथा व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत का चिन्ह लगा दिया जाता है। उदाहरण के लिए मैंने जैसे उज्ज्वल उ धन
ज नीचे हलंत लिखा है धन, हलंत लिखा है धन, जा के नीचे हलंत धन, वा के नीचे हलंत आ। चूंकि स्वर है, ये व्यंजन है नहीं, इसके लिए यहां चिन्ह नहीं लगा हलंत का। धन ला नीचे हलंत धन आ। अब ये हो जाएगा उज्जवल। उसी तरह से उल्लसित, उ स्वर है, ल व्यंजन है, इसके नीचे देखिए हलंत, ला के नीचे, तो फिर आ स्वर है, फिर सा व्यंजन, फिर ई स्वर है, फिर ता व्यंजन, फिर आ स्वर है। तो स्वरों के नीचे हलंत का चिन्ह लगता नहीं, व्यंजनों के नीचे लगता है। तो ये उल्लसित। फिर क्रूरता, का के नीचे हलंत, धन र, धन उ, धन रा, धन आ, धन त, धन आ बराबर क्रूरता। हम शब्दों का वर्ण विच्छेद करते हैं एक एक करके। दुर्गम, द धन उ, धन रा, धन ग, धन आ, धन मा, धन आ बराबर दुर्गम। इस तरह से हम वर्ण विच्छेद करते हैं। अभी तक आपने स्वरों का उच्चारण और स्वरों के उच्चारण स्थान, साथ साथ व्यंजन, व्यंजन के भेद और वर्ण विच्छेद को आपने देखा। इसके बाद हम देखते हैं व्यंजनों का उच्चारण स्थान, अर्थात व्यंजन कौन कौन से ऐसे स्थान है जहां से व्यंजनों का उच्चारण होता है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी व्यंजनों को 8 वर्गों में बांटा गया है। पहला है कोमल तालव्य व्यंजन। संस्कृत में इन्हें कंठ व्यंजन कहा गया है। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा के पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है, वे कोमल तालव्य कंठ ध्वनियां कहलाती हैं। जैसे दृष्टांत के लिए क, ख, ग, घ, अंग, ये जो हैं कोमल तालव्य या कंठ ध्वनियां कहलाती हैं। मैं बार बार आपको प्रिय बच्चों आगाह कर रहा हूं कि हमेशा परीक्षाओं में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कंठ ध्वनि कौन कौन सी है, कंठ व्यंजन कौन से हैं, तो वो दिया रहेगा और उसमें विकल्प दिए रहेंगे। आपको बताना होता है कि ये कंठ ध्वनि है। दूसरा है तालव्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करता है, वे तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। दृष्टांत के लिए देखते हैं कि कौन कौन से तालव्य व्यंजन हैं। जैसे च, छ, ज, झ, ञ, श और य। कुल मिलाकर के 7 व्यंजन ऐसे हैं जिन्हें हम तालव्य व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। च, छ, ज, झ, ञ और श और य, ये तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं, इसको देखते हैं। कठोर तालु के मध्य का भाग मूर्धा कहलाता है। जब जिह्वा की उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है, ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को मूर्धा व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से हैं मूर्धा व्यंजन, देखते हैं दृष्टांत के लिए। जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये 5 व्यंजन मूर्धा व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं दंत व्यंजन। दंत व्यंजन किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं। जिन व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है, वे दंत व्यंजन कहलाते हैं। जैसे त, थ, द, ध और सा, ये 5 हैं जिन्हें हम दंत व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं 5वां ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन क्या है, ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं, कौन कौन से व्यंजन आते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध हो, ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ व्यंजन है। 5 ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें हम ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। छठा है दंत ओष्ठ व्यंजन, जिसमें दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में निचला ओष्ठ दांतों से स्पर्श करता है, वे दंत ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे वा, ये एक ऐसा व्यंजन है जो
दंत ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आता है। वर्त्स व्यंजन, ये वर्त्स व्यंजन क्या है? इसके अंतर्गत कौन सा व्यंजन आता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा ऊपरी मसूड़ों का वर्त्स का स्पर्श करती है वे वर्त्स व्यंजन कहलाते हैं। जैसे न, र, ल, ये 3 व्यंजन ऐसे हैं जो वर्त्स व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें जिह्वा का अग्रभाग मसूड़ों से टकराती है। 8वां और अंतिम व्यंजन का जो उच्चारण स्थान है स्वर यंत्र मुखी या कांकल्य व्यंजन। स्वर यंत्र मुखी कौन सा स्थान है? इसके अंतर्गत कौन सा व्यंजन आता है? देखते हैं उसको। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती हुई श्वास तीव्र वेग से स्वर यंत्र मुख पर संघर्ष उत्पन्न करती है वे स्वर यंत्र मुखी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ह, ये भी मात्र एक ऐसा व्यंजन है जो स्वर यंत्र मुखी व्यंजन के अंतर्गत आता है। प्रिय बच्चों, आज मैंने सामान्य हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपको वर्ण विच्छेद, साथ साथ स्वर, व्यंजन, स्वर की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा, स्वर का उच्चारण स्थान, व्यंजन का उच्चारण स्थान बताने और समझाने का प्रयास किया। हम अपने अगले वीडियो में र के विभिन्न रूप और साथ ही साथ नुक्ता तथा आगत ध्वनियों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, चिंतनशील रहें, अध्ययनशील रहें। धन्यवाद।